अच्छा जी, प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने टेक्निकल एसईओ को देखा था जी। अच्छा, अब ये टेक्निकल एसईओ की मैं एक स्लाइड और खोलने लगा हूँ। बेसिकली हमने सारे फैक्टर्स तो देख लिए थे, अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं टेक्निकल एसईओ को, ठीक है। जी, मैंने आपसे ये कहा था कि एक हमारे पास ऑन पेज एसईओ, एक हमारे पास ऑफ पेज एसईओ है। ऑन पेज का मतलब है जो हम इतनी देर से पढ़ने लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट हमने उसे ख़त्म कर दिया है। तो एक हमारे पास ऑफ पेज एसईओ है। ऑन पेज एसईओ हमने किया है। ऑफ पेज एसईओ अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी हम रैंक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने टेक्निकल एसईओ नहीं की हुई तो हम रैंक नहीं कर सकते। और टेक्निकल एसईओ को मैंने आपको सिखाते हुए ऑन पेज के अंदर ही उसको कवर करवा दिया था। बेसिकली उसमें था क्या, सर्च कंसोल क्रिएट करना, रोबोट्स, साइट मैप, और एक दो चीज़ें हमने देखी थी, सिक्योरिटी में क्या था हमारे पास, SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, टेक्निकल एसईओ के अंदर आती हैं, ठीक है जी। अच्छा, टेक्निकल एसईओ क्या है। टेक्निकल एसईओ अगर हमने की है तो हमने अपनी वेबसाइट को क्राउलेबल बना लिया, और अगर हमने अपनी वेबसाइट को क्राउलेबल बनाया है तो ही इंडेक्सिंग होगी, और जब इंडेक्सिंग होगी तो ही रैंकिंग की तरफ हम जाएंगे। तो अगर हमने टेक्निकल एसईओ नहीं की तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्राउलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन क्राउलर को दे ही नहीं रहे। तो जब हम क्राउलर को ही नहीं बता रहे कि हम इसे क्राउल करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे क्राउल होंगे, हम कैसे इंडेक्स होंगे, और हम कैसे रैंक होंगे। इस मकसद के लिए टेक्निकल एसईओ करनी ज़रूरी है। टेक्निकल एसईओ करने का मतलब क्या था, अगर मैं इन शॉर्ट फिर दोबारा से आपको बता दूं कि भाई सर्च कंसोल से वेबसाइट को अप्रूव कराओ और सर्च कंसोल में जाके एनालिसिस करो, ठीक है। उसके बाद साइट मैप जनरेट करो, उसके बाद रोबोट्स की फाइल बनाओ। फिर उस सबसे पहले हमने ये कहा था कि भाई ये चेक कर लो पहले कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो ठीक बना होगा आपका। अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ें पढ़ानी शुरू कर दूँ कि एक लेक्चर गूगल ऐड का दूँ, और उसके बीच में ही आकर मैं वीडियो मार्केटिंग का भी एक लेक्चर दे दूँ, फिर उससे अगले दिन मैं सोशल मीडिया का भी लेक्चर दे दूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रक्चरल तरीके से हम कोर्स को नहीं लेकर चल रहे, कि जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ हमने उसे अभी तक कंप्लीट नहीं किया और बीच में हमने दूसरे टॉपिक शुरू कर दिए, ठीक है। सेम इसी तरह आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, जो इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट में दे रहे हैं, आपने जो उनके हेड्स बनाए हुए हैं उसके अंदर वही होनी चाहिए। जैसे मैं लिखूँ सर्विसेज, और सर्विसेज के नीचे मैं लिख देता हूँ एसईओ, और एसईओ के नीचे मैं लिख दूँ सोशल मीडिया, फिर वीडियो मार्केटिंग, तो ये सब सर्विसेज हैं। लेकिन अगर मैं एसईओ के अंदर जाऊँ और उसके अंदर जाकर वीडियो मार्केटिंग लिख दूँ तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर मैंने खराब कर दिया, ठीक है। सो ये वो कह रहा है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, कि दिखने में पता लग रहा हो कि आप वेबसाइट किस तरीके से बनाकर आगे लेकर चल रहे हैं। इसे हम बोलते हैं साइट स्ट्रक्चर, ठीक है, कि साइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। साइट स्ट्रक्चर के अंदर फिर और चीज़ें भी आ जाती हैं। साइट स्ट्रक्चर में ऑन साइट, अब ये देखें बात कर रहे हैं हम टेक्निकल एसईओ की, चेक हम कर रहे हैं ऑन साइट एसईओ को, ऐसे ही है ना। मतलब बात हम कह रहे हैं कि टेक्निकल एसईओ ये है, लेकिन जब हम टेक्निकल एसईओ को कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ऑन साइट एसईओ पे चेक लगा रहे हैं कि ऑन साइट एसईओ ऐसी हुई है तो ही टेक्निकल एसईओ ठीक चल रही है आपकी। अगर ऑन साइट एसईओ प्रॉपर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आपकी टेक्निकल एसईओ भी काम नहीं कर रही। अच्छा, उसके बाद साइट मैप समझते हैं आप। उसके बाद क्या आ गया जी, स्पीड। वेबसाइट की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा तेज स्लो हुई है तो ठीक है, जितना मर्जी कर लें। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्राउलर के पास नहीं जा रहे हैं, यानी क्राउलर आपकी वेबसाइट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो है। तो आपने अपनी वेबसाइट को देखना है। वेबसाइट के फास्ट होने में बहुत सारे रैंक फैक्टर्स हैं जो उसमें रैंक में रोल प्ले कर रहे होते हैं। उनमें एक स्क्रिप्टिंग है कि अगर आपकी वेबसाइट पे स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा है तो भी आपकी वेबसाइट स्लो है। कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट और CSS स्क्रिप्ट। तो वो आपसे कहेगा कि भाई यूँ करो, जावास्क्रिप्ट को और CSS स्क्रिप्ट को मिनीफाई करें, कम करें, ठीक है। अब लाजमी बात है ये काम डेवलपर करेगा, एसईओ वाला बंदा नहीं करेगा, लेकिन आगे से वो डेवलपर को कहेगा कि ये काम करें। आपने अपनी वेबसाइट पे स्लाइडर्स लगाए हुए और 7-8 स्लाइडर्स लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ज़्यादा स्लाइडर्स हैं कोड भी उतना बड़ा है,
तो कोड कम होगा तो स्लाइडर्स कम होंगे। एसईओ रिकमेंडेशन अगर हम देखें तो हम मना करते हैं कि आपकी वेबसाइट के टॉप पर स्लाइडर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कहाँ होने चाहिए? अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है स्लाइडर लगाना तो नीचे लगाएं। अभी इस बात को भी मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद क्या चीज़ है जी आगे? साइट स्पीड। आपकी ये तो होगी साइट स्पीड। उसके बाद क्या? डुप्लीकेट कंटेंट। ये मेजर फैक्टर है कि भाई किसी दूसरे की वेबसाइट से कंटेंट नहीं लेना आपने, यानी आपका कंटेंट 100% यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि यूज़र एक्सपीरियंस मतलब यूज़र आपके लोग आपके वेबसाइट को मोबाइल पे खोल रहे हैं, डेस्कटॉप पे खोल रहे हैं, तो उन्हें कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? खुलने में वेबसाइट कितनी देर में खुल जाती है, ठीक है। ये यूज़र एक्सपीरियंस है। अब ये जो एक्सपीरियंस है, वेबसाइट के एक्सपीरियंसेस हैं वो दो तरह के हैं, एक क्राउलर एक्सपीरियंस है और एक यूज़र एक्सपीरियंस है। क्राउलर का मतलब क्या है कि क्राउलर जब आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो अपना एक क्राउल बजट लेकर आता है, आप जानते हैं। तो उस क्राउल बजट के अंदर अगर काम ठीक नहीं हो रहा, उसको समझ नहीं आ रही, तो वो तो वापस चला जाएगा अपने टाइम के मुताबिक। एक यूज़र एक्सपीरियंस है कि लोग आपकी वेबसाइट को खोल रहे हैं और गूगल जो है वो चेक करता है आपकी वेबसाइट को सबसे पहले कि क्या ये मोबाइल फ्रेंडली है कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। और उसने पहले जो चेक करना है आपकी वेबसाइट को, क्राउलर ने आपकी वेबसाइट को पहले ये चेक करना है कि क्या ये मोबाइल फ्रेंडली है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है तो डेस्कटॉप पे रैंक करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जी? कोर वेब वाइटल्स। ये कोर वेब वाइटल्स का क्या मतलब है? ये उसने मोबाइल के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हैं कि आपकी वेबसाइट, इनको उसने नाम दिया हुआ कोर वेब वाइटल्स का। और जब आप गूगल सर्च कंसोल में जाएंगे तो आपको वहां पर ये हेडिंग नजर आएगी कोर वेब वाइटल्स की। और बेसिकली ये आपकी वेबसाइट का एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है। और ये इसको कैसे मेजर कर रहा है? ये इसके 3 फैक्टर्स हैं जी। कौन से हैं? LCP, FID और CLS, ठीक है। LCP स्टैंड फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसके लिए मैं एक स्लाइड और खोलता हूं जी। एक तस्वीर नजर आ रही है हमें, आपको सबको फील हो रहा होगा कि ये मोबाइल की तस्वीर है, यानी कि मोबाइल के ऊपर हम दिखा, इस तस्वीर में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे खुल रही है, ठीक है। और मोबाइल पे जब आपने वेबसाइट को खोला तो मतलब ये मोबाइल की इतनी सी स्क्रीन है ना, सिर्फ जब यूट्यूब शॉर्ट देखते हैं तो वो भी इतनी स्क्रीन में हमें नज़र आ रही होती है वीडियो, है ना। तो हम ये कह रहे हैं इतनी स्क्रीन में ही हमें सब कुछ नज़र आना है पहली दफ़ा। किसी भी वेबसाइट में खुलना है तो इतनी स्क्रीन में नज़र आना है। उसके बाद जब वो खुल जाएगी तो फिर हमने यूँ स्क्रॉल करना है और बाकी का कॉन्टेंट पढ़ना है, ऐसे ही है। तो वेबसाइट की जो ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट, यानी कि अपने मोबाइल को फोल्ड करने से पहले वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है अबव द फोल्ड कंटेंट। समझ आई बात की? यानी इतनी इंफॉर्मेशन नजर आ गई, मगर यहाँ तक वेबसाइट तो पूरी नहीं हुई आपकी, अभी वेबसाइट में कुछ और भी पड़ा हुआ। फिर आप क्या करते हैं? स्क्रॉल। तो स्क्रॉल करने से पहले वाली जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है उसे हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट, यानी कि फोल्ड करने से पहले हमें वेबसाइट का जो हिस्सा नजर आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। समझ आ गई बात की? अब मैं उधर वापस लेकर जाता हूँ कुछ स्लाइड में। अब वो क्या कहता है? कहता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का क्या मतलब है कि भाई अबव द फोल्ड कंटेंट वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो आपका सबसे बड़ा एलिमेंट है वो कितनी देर में लोड हो रहा है, इट इज कॉल्ड LCP, अबव द फोल्ड कंटेंट। अब वापस अगर हम उसी स्लाइड में जाएं तो इस तस्वीर में अगर हम देखें, हम ये देख रहे हैं कि एक छोटा सा इमेज है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, और ये एक तस्वीर है जो कि हमें कदरे बड़ी लग रही है। तो अगर हम इस वक्त देखें तो हमें ये लग रहा है कि अबव द फोल्ड कंटेंट में इस वक्त, मतलब इस एग्जाम्पल में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ये वाला इमेज है इस वक्त के लिए, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट के हिसाब से होगा कि उस वक्त उसमें कौन सा सबसे बड़ा इमेज है। तो कहता है भाई ये जो LCP है ना, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, यानी कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का क्या मतलब है कि पेंट का मतलब है कि भाई कौन सी चीज़ है जो पेंट हो गई है स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली ये इमेज स्क्रीन भी पेंट हुआ है ना, तो ये कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ा जो इमेज है आपका, जो सबसे बड़ा कंटेंट है आपका, उसको मैं कह रहा हूँ LCP। और उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका LCP इतना होना चाहिए,
टाइम में। अगर इससे ज़्यादा LCP होगा तो इसका मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट को स्लो कर रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट किसे कह रहा है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट लोड हुई, आपकी वेबसाइट की स्क्रीन पे लोड होते हुए जितने भी कंटेंट थे, एलिमेंट्स नज़र आने वाले थे, उनमें से जो सबसे बड़ा एलिमेंट था, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 3 ब्लॉक थे, 2 टेक्स्ट के ब्लॉक थे, एक तस्वीर का ब्लॉक था। टेक्स्ट वाले ब्लॉक ने लिए कुछ किलोबाइट्स, चंद किलोबाइट्स, 5 किलोबाइट्स, 10 किलोबाइट्स, लेकिन जो तस्वीर वाला ब्लॉक था उसने लिए 250 किलोबाइट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LCP कौन सा हुआ? 250 किलोबाइट्स वाला ऑब्जेक्ट आपका LCP कहलाएगा। तो वो ये कहता है कि आपका जो LCP है उसे क्या होना चाहिए? 2 पॉइंट इतना टाइम से लेना चाहिए। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट को आने में इतना टाइम ले रहा है तो फाइन। 3 कलर्स उसने दिखाए हुए हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो ग्रीन वाला जो है वो कहता है गुड है, यानी कि वो इसका मतलब है कि आपकी साइट अच्छी चल रही है, और ऑरेंज का मतलब है कि आप बिल्कुल फेल नहीं हुए क्वालिटी वाइज, कारकर्दगी वाइज, लेकिन अभी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और रेड का मतलब यह है कि आपकी हालत बिल्कुल पुअर है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। यानी इसका मतलब आसान अल्फाज में कि वेबसाइट बहुत स्लो है, स्पीड को बेहतर करें। ठीक है, तो इसके लिए उसने टाइम बताया हुआ जी 2.5 सेकेंड और 4 सेकेंड तक नीड इम्प्रूवमेंट वाला है। और अगर इस सेकेंड्स इससे भी बड़ा है तो इसका मतलब है अच्छी खासी आपने वेबसाइट स्लो की हुई है अपनी। तो पहला हल क्या है कि भाई जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है आपका उसे कंट्रोल कर लें। तो आप लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट को अब यहाँ पर मसला क्या है? यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर लगा हुआ स्लाइडर, ठीक है ना। स्लाइडर के बाद नीचे टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद नीचे इमेज। अब वो ये कहता है कि भाई ये स्लाइडर ही हटा दोगे ना तो आपका LCP बेहतर हो जाएगा। अब करें क्या हम? इसकी सोल्यूशन क्या है? पहली बात तो ये है कि स्लाइडर जो है, बहुत कम लोग होते हैं जो स्लाइड करके भी देखते हैं। हमने सिर्फ खूबसूरती के लिए स्लाइडर लगाया होता है, ऐसे ही है ना कि भाई स्लाइडर क्या होता है? एक तस्वीर आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, इसी बोलते हैं ना स्लाइडर। और सम टाइम एरो पे क्लिक करने से आ रही होती हैं वो, ठीक है। तो एज ए SEO एक्सपर्ट हम रिकमेंड करते हैं कि भाई स्लाइडर ना लगाओ। अगर लगाने का बड़ा शौक है तो कम से कम अबव द फोल्ड कंटेंट में ना लगाओ, नीचे वाले हिस्से में लगा लो कि जब कोई बंदा स्क्रॉल करे ना, ताकि हमारी वेबसाइट तो लोड हो जाए, वेबसाइट स्पीड से चल पड़े। फिर बंदा यूं करे तो दूसरा हिस्सा है, अब वो उसकी स्पीड के फैक्टर में शामिल नहीं हो रहा, दूसरी स्क्रीन उसके स्पीड फैक्टर में शामिल नहीं हो रही। इट्स ओके, ठीक हो गया। So it is called LCP। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी? FID। अच्छा, पहले इसे को क्या रहा है? लोडिंग, यानी कि लोडिंग वाला फैक्टर है ये। दूसरा जो फैक्टर है वो है इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी का क्या मतलब है कि कब आपकी वेबसाइट इंटरेक्टिव हो रही है, यानी कि लोड तो हो गई, अब लोड होने के बाद अगला फेज क्या है? इंटरेक्टिव होना। और तीसरा फेज क्या है? विजुअली स्टेबल हो जाना। ठीक है, स्टेबल हो जाने का मतलब ऐसे है, बस अभी ये स्क्रीन नहीं हिल रही, अपनी जगह पर कायम है, इस वक्त लोड हो चुकी हुई है, बेशक ऑनलाइन है लेकिन हिलेगी नहीं अभी। जब तक मैं नीचे स्क्रॉल करके नहीं जाऊंगा तो हो सकता है नीचे वाला कुछ हिस्सा हिले, लेकिन ये वाला हिस्सा तो सही जगह स्टेबल हो चुका हुआ है, यानी लोड भी हो चुका हुआ है, इंटरेक्टिव भी हो चुका हुआ है और फिजिकली स्टेबल भी है। अब इसमें से कोई बटन ऊपर नीचे मूव नहीं होगा, यानी कि लोड होने में जितना उसने इसको मूव करना था वो कर लिया। जैसे आप लोग क्लासरूम में आते हैं सारे, और क्लास बहुत बड़ी हो और क्लासरूम में कुर्सियाँ उन्हीं के मुताबिक हो, तो क्या होगा? कुछ आगे हो रहा होगा, कुछ पीछे हो रहा होगा, कुछ स्टूडेंट इधर जा रहा होगा, कोई लेफ्ट पे जा रहा होगा। एक टाइम लगेगा जब आप सेट हो रहे होंगे, उसके बाद जब आप बैठ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? स्टेबल हो गया, अब कुर्सियाँ नहीं हिलेंगी आपकी। सेम यही वेबसाइट की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, दूसरा पार्ट है जी इंटरेक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं FID, फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले का क्या मतलब है? फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब ये है कि इंटरेक्टिव होने में, यानी जब कुछ चीज़ें इंटरेक्टिव, अब ये वाला इंटरेक्टिविटी और विजुअल स्टेबिलिटी ये बड़े आपस में क्लोज हैं, दोनों फैक्टर्स आपस में बहुत क्लोज हैं। इंटरेक्टिविटी का क्या मतलब है कि जैसे मैं कहता हूँ मैंने दराज की वेबसाइट खोली कोई चीज़ परचेज करने के लिए, तो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया ना तो एक और पेज आ गया जिसमें लिखा हुआ आ रहा था ऐड टू कार्ट, ठीक है। तो जैसे ही खुला ना तो मैं फिंगर लेकर गया ऐड टू कार्ट पर, लेकिन अभी वो लोड हो रहा था, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट मुझे पहले ऊपर नजर आ रहा था, फिर जैसे ही मेरी फिंगर उधर तक पहुंची तो पता लगा वो थोड़ा सा नीचे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो इंटरेक्टिव नहीं है, अभी इंटरेक्टिव पूरी तरीके से वो इंटरेक्टिव नहीं हो रहा, ठीक है। समझ आ गई बात की?
इसी तरह अगर हम ये कहें, अब इसका जो इंटरेक्टिव टाइम है वो क्या कहता है 100 मिली सेकेंड्स, ठीक है, 300 सेकेंड्स तक हो तो आप बुरा नहीं है, लेकिन इसको इम्प्रूव करें। और अगर इससे भी बड़ा होगा तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट अच्छी इंटरेक्टिव नहीं है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या कि बटन अपनी जगह से मूव करने लगे हैं। ये वाला मसला भी हम किसको बताएंगे, डेवलपर को बताएंगे, यानी इसका भी हमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमें ये पता लगे कि भाई ऑल टैग्स नहीं लगे हुए इमेज के ऊपर, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम लगाएंगे ऑल टैग सारे, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या आ रही है, विजुअली स्टेबिलिटी। अब विजुअल स्टेबिलिटी में क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। विजुअल स्टेबिलिटी का मतलब है कि इंटरेक्टिविटी हो गई, इंटरेक्टिव भी हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ इमेजेस हैं जो लोड होने लगे हुए हैं, इमेजेस भी लोड नहीं हुए सारे के सारे। और हमने क्या किया हुआ है कि अपनी वेबसाइट को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए फ़ॉन्ट्स भी ऐसे इस्तेमाल कर लिए अपनी वेबसाइट पे जो आम लोगों के पास होते ही नहीं हैं। बड़े स्टाइलिश से फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हुए हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने एक और काम पे डाल दिया क्रॉलर को कि भाई पहले इंतज़ार कर लो मेरे फ़ॉन्ट के डाउनलोड होने का। लाजमी बात है, अगर मेरे मोबाइल पे फ़ॉन्ट नहीं है, जिस फ़ॉन्ट में वेबसाइट बनी हुई है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो पहले आएगा, उसको डाउनलोड भी करेगा मेरे मोबाइल पे और फिर उसको चलाएगा। इसी तरह जो मेरी तस्वीरें आपकी हैं, आपने वेबसाइट बनाते हुए तस्वीरों के साइज़ भी मैनेज नहीं किए हुए, बल्कि आपने गूगल पे छोड़ दिया कि भाई तस्वीर। अब जब मैंने साइज़ नहीं बताए तो गूगल को पता ही नहीं है कि इस इमेज को मैंने कैसे फिट करना है। फिर उसने क्या करना है, प्लेस कर करके जगह निकाल दी है कि भाई ये इधर आ गया, इट्स ओके, ये इधर पूरा नहीं आ रहा, ऊपर वाले को थोड़ा छोटा करता हूँ, नीचे वाले को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ऐसे ही है। लेकिन अगर आपने इमेज का टैग जब इस्तेमाल किया हुआ है और उसकी विड्थ और हाइट को आपने प्रॉपर इस्तेमाल किया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि आप विड्थ और हाइट दोनों को इस्तेमाल करें। एक को आप परसेंटेज से इस्तेमाल कर लें। आप जानते हैं ना, एक परसेंटेज के हिसाब से हमने पढ़ा था, वो उसी स्क्रीन की मुनासबत से लगा देगा उसके ऊपर, और एक को आपने फिक्स कर दिया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि हम डेवलपर को ये भी इमेजेस को देखेंगे और हम देखेंगे कि ना तो उसने विड्थ यूज़ किया है, ना उसने हाइट यूज़ किया है, तो हम कहेंगे इसी वजह से तुम्हारा CLS ठीक नहीं है। तो इमेजेस को आप ठीक करें। साइज़ की बात, ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, साइजेस की बात कर रहे हैं। और डाउनलोड हो रहे हैं फ़ॉन्ट, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे उसे, हम उसे कहेंगे कि भाई कोई अल्टरनेटिव फ़ॉन्ट लगा दो। यानी कि एक फ़ॉन्ट तो है जो सिस्टम में है, ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि अल्टरनेटिव एक फ़ॉन्ट दो जो हर किसी के पास हो, और वो क्या करे, पहले लोड हो जाए। जब वो लोड हो जाए, ठीक है, इसका मतलब है आपकी वेबसाइट स्टेबल हो गई है। अब उसने अगर डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम भी लेना है तो वो बैकग्राउंड में डाउनलोड होता रहे, जब वो मुकम्मल तौर पर डाउनलोड हो जाए तो रिप्लेस हो जाए, ठीक है। इसके लिए वर्डप्रेस में हमारे पास होता है, अगर HTML वेबसाइट होगी तो उसमें कोडिंग करेगा, और अगर वर्डप्रेस वेबसाइट होगी तो उसमें एक होता है स्वैप फ़ॉन्ट के नाम से प्लगइन, वो स्वैप फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर देगा, बस और कुछ नहीं करना उसने, ठीक है। सिर्फ उसने स्वैप फ़ॉन्ट का प्लगइन इंस्टॉल करना है, इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं करना। स्वैप फ़ॉन्ट खुद ही मैनेज करेगा इन चीज़ों को। लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप जो फ़ॉन्ट यूज़ करें वो सारे वही फ़ॉन्ट्स हों जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें कि हमारी वेबसाइट ज़्यादा खूबसूरत हो जाए तो हम रैंक कर लेंगे, तो ये कोई फैक्टर नहीं है रैंकिंग करने का। रैंकिंग करने का फैक्टर ये है कि गूगल फ्रेंडली होनी चाहिए। रैंकिंग करने का फैक्टर ये नहीं कि हमारी वेबसाइट खूबसूरत होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लीड्स मिलें तो हमें गूगल फ्रेंडली की तरफ जाना है, ना कि उसकी खूबसूरती की तरफ कि भाई स्क्रॉल बार भी बड़े अजीबोगरीब से रंगों में आ रही है। अक्सर होती है ना वेबसाइट, उन्होंने हर चीज़ को एक अलग रंग दिया होता है, तो इससे कोई आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ना कस्टमर ने आप हैप्पी होना है। एक कस्टमर है जो अपना कीवर्ड लिख कर आ रहा है आपके पास, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास एक वेबसाइट आए जो फौरी तौर पर लोड हो जाए, ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन उससे लेना चाह रहा हूँ मुझे फौरी तौर पर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास। इसका भी टाइम आ रहा है 0.1 और कितना है आगे 0.25, और कहता है इससे भी ज़्यादा होगा तो ये पुअर की कैटेगरी में चला जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं जिसने आपकी वेबसाइट की स्पीड के ग्रेड को इम्प्रूव करना है। बात स्पीड की हो रही है, और ये कोर वेब वाइटल्स हैं, ये किस पे वो चेक कर रहा है, ये तीनों स्टैंडर्ड्स वो मोबाइल पे चेक कर रहा है। अभी आप देख रहे थे, मैं एग्जांपल मोबाइल की दे रहा था आपको सारी, तो इसका मतलब है कहता है ये मोबाइल के ऊपर अगर ये ठीक है तो डेस्कटॉप पर भी ये ठीक है। यानी उसने सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। ये वही चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, ये सारी लिखी हुई आ गई है जी। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिक्योरिटी, HTTPS यानी कि SSL आपने बाई की हुई है कि नहीं की हुई है,
ठीक है। SSL भी आपने बाय करनी है। अभी आजकल तो, पहले एक टाइम होता था कि हमारी चॉइस होती थी SSL ले ना ले, लेकिन अब सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं वेबसाइट्स के ऊपर, इसलिए वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप SSL ज़रूर खरीदें। SSL जो है ना वो मेरा ख्याल है 2500 से मिल जाती है 1 साल के लिए, लेकिन वो अलहदा मिलती है, होस्टिंग का पार्ट नहीं होती है। मतलब मेरी होस्टिंग का रिन्यूअल अगर आया हुआ है और मेरी होस्टिंग 5000 रुपये की है, तो वो 5000 की होस्टिंग होगी और SSL अलहदा होगी, ठीक है। और जब आप किसी से फर्स्ट टाइम होस्टिंग बाय करते हो या डोमेन लेते हो, तो हो सकता है वो 1-2 साल के लिए आपको पैकेज में दे रहे हो, लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं होती, हर दफ़ा आपको ये परचेज करनी पड़ती है। चेक योर वेबसाइट फॉर क्राउल एरर्स, इसका क्या मतलब है? ये कहाँ से चेक होंगे? हाँ जी, क्राउल एरर्स कहाँ से चेक होते हैं? सर्च कंसोल में जाएंगे, वहाँ पर क्राउल एरर्स की ऑप्शन आ रही होती है, वहाँ पे क्लिक करें। अगर क्रोलिंग में कुछ इशू आ रहा है तो एरर शो करेगा, ठीक है, किस वजह से क्रोलिंग इशू आ रही है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? ब्रोकन लिंक। ये भी हमने एक लेक्चर लिया था अपना अलहदा से, ठीक है। कौन सा एरर होता है ब्रोकन लिंक का? 004, ठीक है। तो ये ब्रोकन लिंक चेक करें आप, और ये कोई मैनुअल चेक करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसके अंदर 500 लिंक्स हैं, तो एक एक लिंक चेक करने में तो वो टाइम लग जाएगा आपको। तो टूल्स हैं, ये ब्रोकन लिंक वाला लेक्चर देखें, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर लिंक्स भी दिए हुए हैं। और सबसे अच्छा जो होता है वो प्लेटफॉर्म EHREF का है, और ये फ्री चेक हो जाते हैं, इसके लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? रीडायरेक्ट, ये भी हमने पढ़ा था, रीडायरेक्टर भी पढ़ा था। क्रिएट अ यूजर फ्रेंडली साइट आर्किटेक्चर, ठीक है ना, ये भी अभी हमने डिस्कस किया है कि साइट आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है जी? नेविगेशन मेन्यूज़ बने हो नेविगेशन करने के लिए, कि भाई जिसने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अच्छी, उसको वहीं से मिल जाए। मेन्यूज़ पे क्लिक करें, आगे से सब मेन्यू उसी तरह का बनाओ और आगे से मूव कर जाए। कैटेगराइजेशन, आप अपनी वेबसाइट को कैटेगराइज कर लें, यानी किस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बिल्कुल ये मेन्यू की बात ही कर रहे हैं कि कैटेगरी में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। URL स्ट्रक्चर, अच्छा URL स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि आपकी वेबसाइट का URL स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। एक तो उसमें कीवर्ड्स भी हों, और आपने उसके जो URLs के नाम रखे हों, ठीक है ना, उसके नाम भी वैसे ही हों जैसी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि आपका बेसिकली वो URL ट्रिगर करना है किसी कीवर्ड के अगेंस्ट। तो जब वो आएगा और उस कीवर्ड की इन्फॉर्मेशन उसको उस URL में नहीं मिलेगी, तो ये भी बैड फैक्टर होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा लिखता है ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, ठीक है, और जब वो पेज खोलता है तो उस पर लिखा होता है एडमिशन ओपन, और पेज का URL भी एडमिशन ओपन से ही खुल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गलत URL स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। यानी आपकी इंफॉर्मेशन वैसी ही होनी चाहिए जैसा आपका पेज हो। उसके बाद क्या आ रहा है जी? आपको भी पता है इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। वेबसाइट के अंदर लिंक्स बनाने हैं आपने, कि भाई अबाउट अस से होम पे चला जाए, ठीक, इस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंक्स करने हैं। इंटरनल लिंक्स बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ताकि कोई भी बंदा कुछ पढ़ रहा है, मिसाल के तौर पर हर इन्फॉर्मेशन पूरी होम पेज में तो सारी नहीं आएगी ना। जैसे मैं लिख देता हूँ MD कैट प्रिपरेशन, या मैं लिख लेता हूँ सिलेबस ऑफ MD कैट। अब होम पेज पे तो सिलेबस नहीं मैंने लिखा हुआ, तो मैंने क्या किया हुआ है, MD कैट सिलेबस का एक अलग टैब बनाया हुआ है। हो सकता है वो मेन्यू में भी ना हो, फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या किया, MD कैट प्रिपरेशन, MD कैट सिलेबस 2023 टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने एक लिंक बना दिया हुआ है, और मेरी ही वेबसाइट का एक और URL है जिसके ऊपर मैंने वो सारा लिखा हुआ है। तो अब वो उधर से उधर जा रहा है, जब वो उधर पढ़ने लगा हुआ है तो उधर से मैं वापस उसको होम पेज पे लेकर आऊँगा। तो ये है इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रक्चर, ये भी हमने बनाना है। आगे क्या लिखा हुआ जी? अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ रोबोट्स फाइल, लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज रोबोट्स फाइल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपकी वेब रोबोट फाइल जो है वो ऑप्टिमाइज भी होनी चाहिए, और उसके अंदर जो रूल्स हैं वो भी डिफाइन हो, और ये ना हो कि आपने होम के पेज को रोबोट्स में डाल दिया है तो आप समझेंगे बन गई रोबोट्स फाइल। नहीं, आपने उस होम को भी तो ऑप्टिमाइज किया कि नहीं किया, क्रॉलर को लेकर आना है ना उसके ऊपर। तो अगर वो ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं उसकी हुई, जो भी ऑन साइट में हमने ऑप्टिमाइजेशन स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, तो रोबोट्स फाइल अकेली बनाने का तो कोई फायदा नहीं है। ये उन्होंने ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए बताया हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए। ये क्या है? क्रिएट सर्च इंजन एंड यूजर फ्रेंडली URLs, ये भी बात हो गई है। क्या लिखा हुआ है? लॉजिकली बने हो, इजी टू रीड बने हो, और इंटेलिजिबल टू रीडर। यही मैंने अब सारी बातें आपको बताई हैं कि ऐसे होने चाहिए। ये एग्जांपल आ गई एक, और ये आई किसके लिए है? वर्डप्रेस के लिए है। तो उसने कहा इस तरह का URL होना चाहिए, हाउ टू रीडायरेक्ट अ वर्डप्रेस साइट। यानी कोई बंदा ये कीवर्ड लिखे और वेबसाइट आए
तो उसका यूआरएल भी यही होना चाहिए। और आप देख रहे हैं इसमें स्पेस नहीं है, डैश के साथ बना हुआ सारा। और बेसिकली है क्या, ये सारे का सारा कीवर्ड है, और इसको हम बोलते हैं वर्डप्रेस में हम इसको बोल रहे होते हैं यूआरएल स्लग, ठीक है। जो यूआरएल आ रहा होता है उसको हम यूआरएल स्लग बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एलिमिनेट डुप्लीकेट कंटेंट, इस तरह आएगा, ये देखें एग्जांपल भी देख लिया। हाँ मैं कह इस तरह आएगा, स्लग इस तरह नजर आ रहा होगा यूआरएल में। उसके बाद क्या कहता है जी, यूज ऑफ रीडायरेक्ट। तो आपने रीडायरेक्टर की अगर ज़रूरत है कहीं पर HTTP से आप HTTPS में आए हुए हैं तो आपने रीडायरेक्टर को भी प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया हो। और दूसरे नंबर पे क्या है, कैनोनिकल। कैनोनिकल का इस्तेमाल बहुत अच्छा हो। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमने ऑन साइट SEO में पढ़ी है। पूरी टेक्निकल SEO घूम फिर के जो है ना पूरी उसने ऑन साइट SEO की समरी कर दी किया ना, यानी जो कुछ हमने पढ़ा है ऑलमोस्ट उसने उसको सारे कंटेंट को समराइज कर दिया कि अब आपने टेक्निकल SEO में ये चीज़ें देखनी है, कैनोनिकलाइजेशन की हुई है कि नहीं की हुई। मतलब मेरा अबाउट अस का सेक्शन है, उसके अंदर कोई 1-2 पैराग्राफ्स ऐसे हैं या एक सेंटेंस ऐसा है जो होम पेज से लिया हुआ है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये अबाउट अस मास्टर नहीं है, मास्टर कौन सा है, होम पेज है। सो ये इट इज़ कॉल्ड कैनोनिकल। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है SEO का। और कैनोनिकल भी किस में आ रहा है, टेक्निकल SEO के अंदर हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी। ये थे हमारे पास सारे टेक्निकल SEO के फैक्टर्स। अच्छा अब आ जाए जरा इधर वापस।